बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 साल नौकरानी हामला हो गई। मैंने पूछा ये किसका बच्चा है, तो अब्बा की तरफ इशारा किया, जबकि मेरे अब्बा तो फालिज के मरीज थे, हिल भी नहीं सकते थे। अम्मा ने उसे बहुत मारा। एक दिन अम्मा ने नौकरानी को घर से निकाल दिया। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा पागलों की तरह उस नौकरानी को ढूंढने लगी और रोने लगी, पर वो न मिली। जब एक दिन मैंने उसे सरकारी अस्पताल में देखा, मैं उससे मिलने गई, पर कयामत तो उसी लम्हे टूट गई थी जब मेरी कई दिनों से तबीयत खराब थी। मेरा भाई बहुत दिनों से मुझसे कह रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन मैं हर रोज ही टालमटोल से काम लेती। एक दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मेरा भाई मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ जरूरी टेस्ट करवा कर मुझे इंतजार करने को कहा। मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई अपनी रिपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रही थी। मेरा भाई मेरे लिए जूस वगैरह लाने बाहर कैंटीन तक गया था। मुझे अचानक लगा कि मैंने अपने घर में काम करने वाली लड़की फरीदा को देखा है। फरीदा को मेरी माँ ने कुछ अर्सा पहले ही काम से निकाल दिया था, मगर कुछ दिनों के बाद वो पागलों की तरह उसकी तलाश में थी, और वो थी कि गधे के सर से सींग की तरह गायब थी। मेरी वालदा उसकी तलाश में बहुत ज्यादा परेशान थी। पहले तो मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की कि हो सकता है वो मेरा वहम हो, पर जब उसे डॉक्टर ने उसके नाम से बुलाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसके पीछे ही गई, लेकिन तब तक वो डॉक्टर के कमरे में जा चुकी थी। अब तो मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा भी क्या है जो वो पहले तो मंजर से ही गायब हो गई थी, और अब मिली भी तो इस तरह अस्पताल में रोते हुए। मेरा भाई भी न जाने कहाँ रह गया था। खैर, मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता तब तक मैं फरीदा के गायब होने का पता लगा लूं। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के कमरे से रोते हुए बाहर निकली और इधर उधर देखे बगैर अस्पताल से बाहर चलती चली गई। मैंने भी उसका पीछा किया। वो अस्पताल से बाहर निकली और पैदल ही चलने लगी। उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो तेज कदमों से चल रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे ही थी। कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि वो अपनी उम्र से काफी बड़े आदमी के गले लगकर बहुत ज्यादा रो रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी तो मैं भौंचका कर रह गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो मेरा नाम नौशाबा है और मैं कराची के इलाके नाजमाबाद की रिहायशी हूं। हम 3 बहन भाई हैं। मेरे वालिद साहब प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, मगर अब फालिज के होने के बाद से मुस्तकिल बिस्तर के होकर रह गए हैं। मेरी वालदा एक हाउसवाइफ थी। मैं उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। मेरा एक भाई वालिद की जगह पर उनकी कंपनी में नौकरी करता था और दूसरा भाई पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन देता था। हम दरमियाने तबके के लोग थे। हमारा गुजारा भी ठीक ठाक ही था। वैसे तो मेरी वालदा ही घर के सारे काम करती थी, पर जब से वालिद बीमार हुए थे तो सफाई सुथराई के लिए हमने एक काम वाली रख ली थी। कुछ दिनों बाद उस काम वाली ने अपनी जगह अपनी 13 साल की बेटी फरीदा को हमारे घर भेजना शुरू कर दिया था। मेरी वालदा ने जब उसकी माँ से इस्तफसार किया तो उसने बताया कि कुछ दिनों तक वो काम पर नहीं आ सकती, इसीलिए अपनी जगह अपनी बेटी को भेज रही है ताकि काम का हर्ज ना हो। जब वालदा ने इस्तफसार किया कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो अपनी इतनी छोटी लड़की को अपने काम पर भेजने की बात कर रही हो, तो उसने बताया कि उसका शौहर नशई और जुआरी था। वो कुछ काम वगैरह नहीं करता था, बल्कि जो कुछ वो कमाती थी उससे छीन लेता था। घर के खर्च के लिए भी कुछ नहीं छोड़ता था। अगर वो उसे पैसे न दे तो उसके साथ साथ बच्चों को भी बेदर्दी से मारता पीटता था। इसीलिए वो अपने साथ अपनी बेटी को भी काम पर लगा रही है, ताकि अगर उसका शौहर उसके पैसे छीन भी ले तो भी घर में कुछ न कुछ तो बचे। फरीदा एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन काम में बहुत तेज थी। शुरू शुरू में तो वो बहुत चुप और अपने काम से काम रखने वाली थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे घुलने मिलने लगी थी। मेरी वालदा भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। उसने उस दिन बातों बातों में बताया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर घर के हालात की वजह से उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी। मुझे उस बच्ची से दिली हमदर्दी थी। मैंने उससे कह दिया था कि जब जब मेरे पास वक्त होगा मैं उसे पढ़ा दिया करूंगी। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अब वो कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे घर में बिता सके। वो गैर मामूली जहानत की हामिल थी। जो चीज़ें समझने में बच्चे कई कई दिन लगाते वो उसे फौरन समझ जाती। उसके दम से हमारे घर में एक रौनक लगी रहती थी। वैसे तो वो हम सबसे ही फ्री थी, पर उसका ज़्यादा ध्यान मेरे बीमार वालिद की तरफ होता था। मेरे वालिद साहब भी, जो बिस्तर पर पड़े पड़े हद से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे,
हर वक्त गुस्से में रहते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी में उनकी बेजारियत कहीं गायब ही हो जाती थी। वो उनके साथ हंसती बोलती, उन्हें भी हंसने पर मजबूर कर देती थी। वो उनके खाने पीने से लेकर उनकी अद्वियात का और उनकी एक्सरसाइज वगैरह का भी खास ख्याल रखती थी। चूंकि हम सब बहन भाई अपने अपने कामों में और पढ़ाई में ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, तो वही थी जो उनका और मेरी वालदा का भी ख्याल रखती थी। वैसे तो फरीदा मामूली सी शक्लो सूरत की लड़की थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक सी थी। मैं जानती थी कि उसके घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बाप नशेई और जुआरी था, कुछ कमाता धमाता नहीं था। इसके अलावा उसके 6 बहन भाई थे, जो कि सब उससे छोटे थे। वो और उसकी माँ ही घरों में काम करके कमाती थी, जो कि अक्सर उसका बाप अपने नशे और जुए में उड़ा देता था। वो कमसिनी में ही दुनिया और समाज की उन हकीकतों से रोशनास हो गई थी, जो हमारे जैसे घरों के बच्चों को समझदार होने के बाद ही समझ में आती हैं। उसके दुख दर्द उसकी आंखों और चेहरे से वाज़ेह छलकते थे, पर आजकल उसके चेहरे पर बहुत सुकून और इत्मीनान नजर आता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। उसकी कोशिश होती थी कि जब भी मैं फारिग हूं, वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। शायद मैं उसे पढ़ाती थी, इसी वजह से दिन पर लगाकर उड़ते जा रहे थे। मेरे वालिद साहब भी उसकी बेलोस खिदमत और तवज्जो की वजह से कुछ उठने बैठने लगे थे। मेरी वालदा तो उसे दुआएं देते नहीं थकती थी। गर्ज ये कि हम सब घर वाले ही उसके बहुत मशकूर व ममनून थे। वो हमारे घर का एक अहम जुज़ बन चुकी थी। कुछ दिनों में मेरी यूनिवर्सिटी में इम्तहानात शुरू होने वाले थे और मैं दुनिया भुलाए बस कमरे और यूनिवर्सिटी की होकर रह गई थी। मुझे कुछ दिनों से अपने इर्द गिर्द का बिल्कुल भी होश ना था। बस मैं थी और इम्तहानात। जब मेरे इम्तहानात ख़त्म हुए तो मुझे फरीदा के रवैये में कुछ फ़र्क सा महसूस हुआ, पर मैंने इसे अपना वहम जाना। मगर इस वहम की तस्दीक मेरी वालदा के रवैये ने भी कर दी। पहले तो वो हर वक्त फरीदा के गुण गाती रहती थी और उसकी कई गलतियों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती थी, मगर अब वो अक्सर उसको बेवजह डांटने लगी थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि फरीदा की कोई गलती ही ना होती, मगर वो उसे बहुत ज़्यादा झिड़क देती। उसका वही चेहरा जिस पर कुछ दिनों पहले तक सुकून था, अब वो फिर से मेरी वालदा के रवैये की वजह से बुझने लगा था। मैं अपनी वालदा को समझाती तो वो उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ती और मुझे उनके और फरीदा के मामलात से दूर रहने का कहती। मेरी समझ से मेरी वालदा का रवैया बालातर था। एक दिन फरीदा मेरे बड़े भाई की कमरे की सफाई कर रही थी। मेरा भाई भी घर में मौजूद था और मैं अपने कमरे में थी कि अचानक मेरी वालदा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी वालदा बुरी तरह से फरीदा को मार रही हैं। उन्होंने उसके बाल अपने एक हाथ से पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से वो उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मार रही थी, जबकि फरीदा मैंने कुछ गलत नहीं किया कि गर्दान कर रही थी। मेरे बड़े भाई का चेहरा भी सुर्ख अंगारा हो रहा था और वो मेरी वालदा से उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मामला जानना चाहा तो मेरे भाई और वालदा ने मुझे वापस अपने कमरे में भेज दिया। मैं अपनी वालदा की इस हरकत पर शजदा रह गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी हम बहन भाइयों को मारना तो दूर, कभी ऊंची आवाज से भी नहीं बुलाया था। वो बहुत ठंडे मिजाज की और धीमे लहजे वाली औरत थी। पता नहीं फरीदा ने ऐसा क्या किया था जो वो उस पर इतनी बुरी तरह से चढ़ दौड़ी थी। बहरहाल किसी न किसी तरह से भाई ने उसे छुड़वा कर उसके घर रवाना कर दिया था। उस दिन के बाद से फरीदा ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। फरीदा के बगैर हमें ऐसा लगा कि हमारे घर का तमाम निज़ाम दरहम भरम हो गया है। वालिद साहब फिर से चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि उन पर अब पहले जैसी तवज्जो नहीं रही थी। वालदा भी घर के कामों को लेकर बहुत परेशान हो चुकी थी और मेरी तो जैसे सहेली ही कहीं खो गई थी। कुछ महीने तक तो हमने जैसे तैसे गुजारा किया, मगर फिर वालिद साहब और मेरे जोर देने पर वालदा ने फरीदा के घर जाकर उसकी माँ को उसे वापस भेजने का कहा। जब वो दोबारा हमारे घर आई तो मैं उसे पहचान ही न सकी। पहले से कहीं ज्यादा लागर और कमजोर वजूद, बेजान और बेरौनक आंखों की ये वो तो फरीदा नहीं थी जो पहले हमारे घर में काम करती थी। वो पहले भी कोई बहुत हसीन न थी, पर उसकी रोशन चमकती आंखें हमेशा से दूसरों को अपनी तरफ खींचती थी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उससे पूछना भी चाहा कि उसने ऐसा क्या किया था जो वालदा ने उसके साथ वो रवैया अख्तियार किया, लेकिन उसने चुप साध ली थी। अब वो काम तो सारे पहले की तरह ही करती, पर उसके दम से जो रौनक थी वो कहीं मफकूद होकर रह गई थी। मेरे बड़े भाई भी कोशिश करते थे कि जब फरीदा घर में काम कर रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो घर के बाहर ही गुजारे। मेरी वालदा भी अब उसे पहले जैसी अहमियत नहीं देती थी। पहले वो फरीदा को अकेले काम करने देती थी, मगर अब
वो उसके पीछे पीछे ही रहती, जैसे वो कुछ कीमती सामान चुरा लेगी। मैं इन बातों की वजह जानना चाहती थी, पर वालदा कुछ कहती ही न थी। फरीदा हमेशा चुप साथ लेती और बड़े भाई से पूछने की हिम्मत न थी। एक दिन फरीदा देर से आई। मैंने वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर को दिखा कर आ रही है। उसके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी थी। मैंने उससे वो रिपोर्ट लेकर पढ़ना चाही तो उसने मुझे वो रिपोर्ट्स दिखाने से इनकार कर दिया। मैंने भी ज़्यादा जोर न दिया, वो कामों में मसरूफ़ हो गई तो मैं भी वालिदा के साथ किचन में उनका हाथ बटाने लगी। कुछ देर बाद मैं और वालिदा किचन से बाहर निकले तो देखा कि टेबल पर उसकी रिपोर्ट्स पड़ी थी। मैंने गैर इरादी तौर पर वो रिपोर्ट्स उठाई और उन्हें देखने लगी। वो रिपोर्ट्स देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके मुताबिक वो 13 साल लड़की हामला थी। वालिदा ने मेरी गैर होती हालत देखी तो मुझसे इस्तफसार करने लगी। मैं उनसे कुछ कहती, इससे पहले ही उन्होंने मेरे हाथों से फरीदा की रिपोर्ट्स ले ली थी। मेरा तो जैसे बदन काटो तो लहू नहीं वाली कैफियत हो गई थी। मेरी वालिदा का चेहरा भी बिल्कुल फक हो गया था। इसी असना में फरीदा भी वहां आ गई थी। उसने वालिदा के हाथों में अपनी रिपोर्टें देखी तो बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू कर दिया था। उसके कमरे से कुछ दूर मेरे वालिद साहब भी हम तीनों को ही देख रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाकर पूछा भी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मगर हम में से किसी की हालत ऐसी न थी कि उनके सवाल का जवाब दे सके। मैंने हिम्मत करके फरीदा से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उसने मेरे वालिद की तरफ इशारा कर दिया। अब तो सच में मेरी और वालिदा की आंखों के आगे अंधेरा ही आ गया था। मेरी वालिदा ने एक बार फिर उसके साथ काफ़ी मारपीट की और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं कई दिन तो इस सदमे से ही बाहर नहीं निकली थी। हमारे घर में जैसे मौत का समा था। हर कोई एक दूसरे से मुंह छुपाता फिरने लगा था। बड़े भाई ने तो घर तक आना छोड़ दिया था। मेरे वालिद साहब जो पहले अपनी बीमारी की वजह से ही सही दिन भर गुस्से से बोलते रहते थे, अब तो जैसे अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से किसी से नजर तक न मिलाते। वो सोच भी नहीं सकते थे कि फरीदा अपनी खिदमत का सिला उनको यूं देगी। वो तो उसको मेरी तरह ही समझते थे, मगर फरीदा के इल्जाम ने जैसे उनकी मोहब्बत पर तमाचा मारा था। वो मेरी वालिदा से भी नजर नहीं मिलाते थे कि कहीं मेरी वालिदा फरीदा के इल्जाम को सच ना मान ले। कुछ भी हो, वक्त का काम है गुजरना। वो गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता ही सही हम सब अपनी रूटीन में आने लगे थे। मैं फिर से अपनी पढ़ाई में गुम हो गई थी और दोनों भाई अपने अपने कामों में। बड़े भाई जिन्होंने घर आना छोड़ दिया था, अब वो घर तो आने लगे थे, पर देर रात से। वो सुबह सुबह ही उठकर चले जाते और रात गए घर वापस आते। एक दिन मेरी वालिदा ने उनके इस अजीब रवैये की वजह पूछ ही ली। पता नहीं उन्होंने वालिदा को क्या जवाब दिया, मगर अब मेरी वालिदा भी बहुत खामोश रहने लगी थी। पहले तो वो मुझ पर ही सही अपना गुस्सा तो निकाल लिया करती थी, मगर अब उस दिन के बाद से वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी वालिदा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि उन्होंने उस दिन फरीदा के साथ बेहद ज्यादती कर दी थी। वो उनके इतने बुरे रवैये की हकदार नहीं थी। वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। मुझे लगा कि उनके ज़मीर ने उन्हें मलामत की थी, जिसकी बुनियाद पर वो फरीदा से माफ़ी मांगना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से फरीदा उनको मिल जाए और वो अपने हाथ पैर जोड़कर उससे माफ़ी मांग ले, मगर फरीदा तो ऐसे गायब हुई थी जैसे उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इस बात को 6 महीने हो चुके थे। हम सब शायद फरीदा को भुला ही चुके होते अगर मेरी वालिदा इस कदर परेशान ना होती। मैं अब यूनिवर्सिटी से फारिग होकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। कुछ दिनों से अपनी तबीयत गिरी गिरी महसूस कर रही थी, मगर मसरूफियत के बायस नज़रअंदाज करती रही। फिर मेरे दोनों भाइयों को भी एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मुझसे कहने लगे कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं। मेरे स्कूल में इन दिनों बच्चों के माहाना टेस्ट चल रहे थे, तो मैंने उनसे कुछ दिनों में दिखाने का कहा। वो मुझ पर जोर देते रहे, लेकिन मैं टाल मटोल से काम लेती रही। एक दिन जब मैं सुबह किचन में चकरा कर गिरी तो मेरे बड़े भाई ने मुझे उसी वक्त अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाकर मुझे इंतज़ार करने को कहा। मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई अपनी रिपोर्ट्स के आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा भाई मेरे लिए जूस वगैरह लाने बाहर कैंटीन तक गया था। मुझे लगा कि मैंने अपने घर में काम करने वाली लड़की फरीदा को देखा है। वो अपना चेहरा छुपाए कोने में बैठी रो रही थी, लेकिन मुझे वो अपना वहम लगा। भला फरीदा यहाँ कैसे हो सकती थी? हमने अभी उसे सारे जहां में ढूंढा था, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली थी।
लेकिन मेरा वो वहम उस वक्त यकीन में बदला जब नर्स ने उसका नाम लेकर उसे डॉक्टर के कमरे में भेजा। मैं फौरन उसके पीछे गई, लेकिन तब तक वो डॉक्टर के कमरे में जा चुकी थी। अब तो मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो वो पहले तो मंजर से गायब हो गई थी और अब मिली भी है तो इस तरह से, अस्पताल में रोते हुए। मेरा भाई भी न जाने कहाँ रह गया था। खैर, मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता तब तक मैं फरीदा के गायब होने का पता लगा लूं। कुछ देर के बाद वो डॉक्टर के कमरे से रोते हुए निकली और इधर उधर देखे बगैर अस्पताल से बाहर चलती चली गई। मैंने भी उसका पीछा किया। वो अस्पताल से बाहर निकली और पैदल ही चलने लगी। उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो तेज कदमों से चल रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे ही थी। कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि वो अपनी उम्र से काफी बड़े आदमी के गले लगकर बहुत ज्यादा रो रही थी। धूप की वजह से उस आदमी का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तेज तेज कदमों से चलती हुई उसके नजदीक पहुंची थी, मगर जैसे जैसे मैं उसके नजदीक जाती जा रही थी मेरी दुनिया घूमती जा रही थी। फरीदा जिस आदमी के गले लगी हुई थी वो आदमी कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई था। उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया था। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठती, मेरे बड़े भाई ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और वहां से वापस अस्पताल चलने को कहा। वहां से उन्होंने मेरी रिपोर्टें ली और डॉक्टर को दिखाकर हम तीनों घर आ गए। जितनी देर हम अस्पताल में रहे फरीदा बस रोती रही। मैंने उससे कुछ पूछना भी चाहा, मगर वो बस आंसू ही बहाती रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। मेरा भाई जब से फरीदा गई थी बहुत बेसुकून था, परेशान था, मगर ऐसा क्या था जो मैं समझने से कासिर थी। मेरे भाई ने शायद घर पर पहले ही फरीदा के मिलने की इत्तला कर दी थी, क्योंकि हम जैसे ही घर पहुंचे मेरी वालदा ने फरीदा का पुरतपाक इस्तकबाल किया था और मुझे हैरत दर हैरत हो रही थी। कहाँ तो मेरी वालिदा फरीदा की दुश्मन बनी हुई थी और अब कहाँ उसका इतना गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रही थी। बिलाखिर मेरे ज़ब्त और सब्र का पैमाना लबरेज हो ही गया था और मैंने अपनी वालदा से उनके रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली की वजह पूछ ही ली। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि फरीदा मेरे बड़े भाई की बीवी थी। वो शायद इंकिशाफ का दिन था। भाई ने बताया कि वो एक दिन अपनी कंपनी से वापस घर आ रहा था। रास्ते में ही फरीदा का घर भी पड़ता था। उस दिन उसके घर के बाहर रश देखकर उसे तशवीश हुई। वो भीड़ को हटाता वो उनके घर तक पहुंचा तो देखा कि उसका नशेई और जुआरी बाप जुए में हारने की वजह से फरीदा को अपने से भी बड़ी उम्र के शख्स को बेच रहा था। फरीदा की मां चिल्ला चिल्ला कर उसे इस जुल्म से रोकने की कोशिशें कर रही थी। वो नशे में धुत उन मां बेटी को बुरी तरह से ज़दोकोब कर रहा था। मोहल्ले में सब तमाशाई बने इस तमाशे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा था। भाई ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। चंद ही मिनटों में पुलिस ने वहां पहुंचकर उसके बाप और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ये बात सभी को मालूम थी कि वो एक रईस आदमी था। पुलिस वालों ने आज नहीं तो कल छोड़ ही देना था उसे, मगर अब मसला फरीदा की हिफाजत का भी था। भाई ने उससे अगले ही दिन निकाह कर लिया, लेकिन ये बात घर में किसी को भी नहीं बताई थी। निकाह के बाद शुरू में तो भाई ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, मगर जब फरीदा ने अपनी मां के समझाने पर भाई के सारे काम अपने हाथों से करने शुरू किए तो भाई भी उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। आखिर फरीदा उनकी बीवी थी, वो कब तक उसे नज़रअंदाज करते। बिलाखिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ ही गए थे। मेरी वालदा को फरीदा पर शक हुआ कि वो भाई के आगे पीछे इतना क्यों घूमने लगी है, तो उन्होंने फरीदा को डांट टपट करना शुरू कर दी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि फरीदा भाई के निकाह में है। उस दिन जब फरीदा भाई के कमरे में थी और भाई उसके साथ ही थे तो मेरी वालदा अचानक वहां उनके कमरे में किसी काम से चली गई। लेकिन फरीदा को भाई के गले लगे देखकर उन्हें लगा जैसे फरीदा उनके बेटे को वरगलाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और उसकी पिटाई शुरू कर दी थी। साथ ही साथ भाई को भी सख्त सुनाई थी कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लड़की के साथ इस किस्म की हरकतें करता फिर रहा था और उसकी शिकायत उसकी मां को कर दी और कुछ भी सुने बगैर फरीदा को काम पर आने से मना कर दिया था। मेरी वालदा ने फरीदा की जगह दूसरी कई काम वालियों को रखा, मगर ना तो वो फरीदा की तरह मुखलिस थी और ना ही ईमानदार। कोई काम में डंडी मारती तो कुछ ने घर की चीज़ों पर ही हाथ की सफाई दिखाई। मेरी वालदा जब उन काम वालियों से बहुत तंग आ गई थी तो उन्होंने मेरे वालिद के पुरजोर इसरार पर फिर से फरीदा को वापस बुला लिया था, मगर उनका रवैया उससे पहले जैसा ना हो सका और वो उस पर पूरी नज़र रखती। भाई के लिए भी कोशिश करती कि जब फरीदा काम कर रही हो तो वो घर पर ना हो,
भाई ने बहुत कोशिश की कि वो वालिदा को अपने निकाह का बता दे, मगर वो कभी हिम्मत ही ना कर सके। लेकिन उस दिन जब फरीदा की रिपोर्ट्स मेरे हाथ लगी और मैंने उससे उस बच्चे के बाप के बारे में पूछा, तो भाई कमरे में दाखिल ही हुआ था। तभी फरीदा ने भाई की तरफ इशारा किया था और हम समझे कि उसने हमारे वालिद की तरफ इशारा किया था। फिर वालिदा के नाजिबा सलूक ने भाई को इतनी हिम्मत दी और उन्होंने अपने निकाह की पूरी कहानी वालिदा को बता दी। पहले तो वालिदा ने भाई को बगैर बताए निकाह करने पर अच्छी तरह से लताड़ा, लेकिन वो बहुत खुश हुई थी कि उनके घर अब किसी नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के थी। वालिदा पूरी बात जानकर अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी और फरीदा के घर जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर फरीदा मेरे भाई की कम हिम्मती और वालिदा के नाजिबा सलूक की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं और चली गई थी। भाई ने उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए और बिलाखिर भाई ने उसे ढूंढ निकाला। उसके नशेई बाप को बेल मिल गई थी और वो फिर से फरीदा को बेचने की कोशिशें करने लगा था। मगर जब उसे मालूम हुआ कि फरीदा की ना सिर्फ शादी हो गई थी बल्कि वो माँ भी बनने वाली थी, तो वो उसे जान से मारने के दर पे हुआ। उसकी माँ ने किसी न किसी तरह से भाई को सारी सूरत हाल बता दी। फिर भाई उसकी खबरगिरी करने लगा था और उन लोगों को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया था ताकि उसका बाप उन तक ना पहुंच सके। आज जब भाई मुझे लेकर अस्पताल गए तो फरीदा को भी रूटीन चेकअप के लिए आने का कहा। फरीदा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। उसे मालूम था कि मैं भी भाई के साथ आऊंगी, तो वो मुझसे बहुत डर रही थी कि न जाने मेरा उसके साथ कैसा सलूक होगा। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो और रोने लगी और रोते हुए अस्पताल से बाहर निकल गई। भाई भी उसके पीछे ही निकले और मुझसे कहा कि वो मेरे लिए जूस वगैरह लेने जा रहे थे और इससे कबल के भाई घर में उससे मिलने की खबर बताते मैंने उन्हें जा लिया था। मेरी वालदा सच में बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और उसे अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। वो बहुत खुश थी। मेरी वालदा ने उसकी माँ से भी माफ़ी मांगी थी और फिर बाकायदा तौर पर फरीदा को अपने घर रुखसत करवा कर ले आई थी। उसके पूरे दिन थे और मेरी वालदा ने उसे अपने हाथों का छाला बना डाला था। वो उसके लाड करते नहीं थकती थी। मेरे वालिद के अंदर भी अपने पोता या पोती की आमद को सुनकर नए सिरे से जिंदगी दौड़ गई थी। एक प्यारी सी रोशन चमकती सुबह को उसने एक कमज़ोर सी बच्ची को जन्म दिया, तो हमारे सारे घर में नए सिरे से खुशी की लहर दौड़ गई थी और मुनासिब देखभाल से वो बच्ची बहुत जल्द सेहतियाब होती गई थी। हम सब की तो उस प्यारी सी गुड़िया में जान थी। फरीदा भाभी ने फिर से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अब वो मेरी वालदा को कोई भी काम नहीं करने देती थी। मेरे वालिद साहब जो फिर से बिस्तर से लग गए थे, फरीदा भाभी की वजह से चलने फिरने लगे थे। आज इस वाक़े को 8 साल हो चुके हैं। मेरी भी शादी हो गई है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। फरीदा भाभी आज भी उसी घर में मेरे वालिदैन और अपने 3 अदद बच्चों के साथ खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरे भाई ने जल्दबाजी और हमदर्दी में जो फ़ैसला लिया था, आज हम सब उस फैसले की वजह से बहुत मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल हालात देखे थे, इस सब का सिला अल्लाह ताला ने उन्हें शायद दे दिया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के सरों पर साया करने वाला, मेहरबान और मोहब्बत देने वाला बाप अता फरमाए। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।